नेक्स्ट है आपका कि 1 अंक वाले प्रश्न, ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है 1 अंक वाले प्रश्न जिसमें आपको आंसर लिखना होगा। उसमें आपको टिक करने का था। पहला जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्या था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, है ना, एमसीक्यू बेस्ड थे वो। अब आपको 1 अंक वाले प्रश्न है जो आपको आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है ना, क्यों है? तो यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं जो है बेहतर है, यहाँ की जो व्यवस्था है, स्वस्थ व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, लोग अवेयर रहेंगे तभी वहां पर क्या होगा, सारे चीजों का सही डिसीजन लिया जा सकेगा। तो यहाँ पर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है, जिसके कारण क्या होगा कि जिसके कारण वहां पर की जो शिशु मृत्यु दर है वो कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं। क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? नहीं, सिर्फ अगर हम लोग औसत आय को आधार मान लेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। हम लोगों को और भी चीजों पर ध्यान रखना होगा, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं पे, है ना, कि वहां पर कैसा स्वास्थ्य का सुविधाएं, लोग कितने शिक्षित है, साक्षरता दर क्या है, ये सारा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, क्योंकि उसमें आय की असमानता का पता नहीं चलता है ना। नेक्स्ट देखिए, जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है? तो जीवन प्रत्याशा का क्या अभिप्राय है कि व्यक्ति की संभावित जीवित रहने की औसत वर्ष। तो व्यक्ति जो कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, उसकी जीवन की प्रत्याशा क्या कहलाता है कि उसकी औसत वर्ष की कितने वर्ष तक वो जीवित रहेगा, ये आपकी प्रत्याशा को दर्शाता है। नेक्स्ट, जीडीपी का अर्थ क्या है? तो जीडीपी किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक उच्च मानव सूचकांक किस राज्य का है? तो केरल राज्य का है। मानव का सबसे ज्यादा विकास का जो अच्छा परफॉर्मेंस है यहीं केरल में हो रहा है। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक की गणना में किस संगठन के द्वारा की जाती है? तो यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी यूएनडीपी के, आप उसको भी देख लेना, ये एग्जाम में आपके आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हो? तो राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकार दुकानों के माध्यम से राशन बांटते हैं। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, कम दाम पर लोगों को राशन उपलब्ध कराती है, इसे ही कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, की सार्वजनिक तौर पे लोगों को राशन बांटना होता है। ठीक है, बांटते हैं। जन सुविधा क्या है? जन सुविधा वे सुविधाएं जो मानव के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती है, उसे ही जन सुविधाएं कहते हैं। ठीक है, तो जन सुविधा, तो लोगों के हित के लिए सुविधाएं होंगी तो उन्हें ही जन सुविधा कहा जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन का उचित उपयोग क्यों जरूरी है? क्योंकि इसे जो गैर नवीकरणीय संसाधन है वही है आपका अनवीकरणीय संसाधन, जिसमें क्या होता है, टाइम बहुत लगता है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा कि उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके। तो क्योंकि संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो हम लोग पुनः इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को इसका उचित प्रयोग करना चाहिए, जिससे ये ज्यादा टाइम तक हम लोग इसका उपयोग कर सके और ये हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। नेक्स्ट है आपका दीर्घ प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो दीर्घ प्रश्न ये आपके एग्जाम में 3 to 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका विकास के लक्ष्य विभिन्न होते हैं। ठीक है, तो विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं और ये कभी कभी परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। इस कथन को स्पष्ट करिए। कह रहा है कि विकास के लक्ष्य तो अलग अलग हो सकते हैं ना, जैसे कि एक देश में किसी चीज का किसी देश में कोई एक चीज अच्छा है तो उसको दूसरे चीजों पर ध्यान देना होगा, तो ये किसी देश का अलग हो सकता है किसी एक देश से। तो इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है, कि जैसे एक देश का दूसरा है और एक देश का उससे बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है, बिल्कुल। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए नदी पर बांध बनाना वहां के किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है। ठीक है, जैसे कि नदी पर अगर हम लोगों ने बांध बना दिया तो एक जो है आपका उसमें एक अच्छा पॉइंट है कि आपको सिंचाई की भी सुविधा होगी, पानी की कमी नहीं होगी उस एरिया पे। लेकिन जब वो ओवर फ्लडेड हो जाएगा तब क्या होगा कि वहां पर बाढ़ आने की भी चांसेस है। ठीक है, दूसरा क्या है,
तीसरा पॉइंट ये है कि आपको जो विस्थापन मतलब कि वहां के लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पर फ्लड आ सकता है, बाढ़ आने की संभावना है, इसीलिए वहां पर के आसपास के लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से एक जो विकास हो रहा है वहां पे, लेकिन उसका दूसरा परिणाम क्या हो रहा है कि दूसरे लोगों के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। ठीक है, एक विकास और विकसित देश की मुख्य विशेषता क्या होती है? अगर विकासशील देश है और विकसित देश है, तो दो देश का बता रहे हैं यहाँ पे, एक विकसित है और एक विकासशील है, जिसमें विकास परस्पर चल रहा है, अभी भी विकास हो रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे विकासशील देश। और जहां पर विकास की कार्य जो है वो पूरी हो चुकी है, वहां पर पूरे तरीके से विकसित वह देश हो चुका है। ठीक है, तो कह रहा है कि पहला विकसित देश किसे कहेंगे? नई तकनीक व विकसित उद्योग होंगे, वहां पर उच्च स्तरीय रहन सहन होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, उच्च प्रति व्यक्ति आय होगा। ठीक है, लोगों का प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा होगा और साक्षरता दर भी उच्च होगी, तो उनका साक्षरता दर भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, विकासशील देश किसे कहेंगे? जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं, है ना। तो इसमें आपको मैं एक होमवर्क देना चाहती हूँ कि आप लोग इसका कुछ देश का नाम अपने बुक से एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में काम आएगा। तो विकासशील देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए, उतना ज्यादा उनमें अच्छा औद्योगिक नहीं है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, बहुत कम, लो प्रति व्यक्ति आय, लो रेट ऑफ प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट है साक्षरता दर भी कम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को पता चलता है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय जो है, या फिर उससे पता चलता है कि विकसित है या फिर विकासशील है ना। इससे भी ये भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आय के अतिरिक्त और कौन से कारक है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? सिर्फ एक आय ही तो जरूरी नहीं है ना, और भी अच्छा बहुत सारा पॉइंट्स है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और भी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि आय ही सिर्फ होना जरूरी नहीं, आपको अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, है कि नहीं, आपको वहां पर रोजगार मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षाएं मिलना चाहिए। ठीक है, तो आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा, समानता की भावना और शांतिपूर्ण माहौल आदि महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा ही केवल भौतिक वस्तु खरीदी जा सकती है। तो मुद्रा से सिर्फ भौतिक वस्तु खरीदेंगे, बाकी सारा चीजें कौन पूरा करेगा? तो बाकी जैसे अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, ये सारा बहुत जरूरी पॉइंट है। जो आय के अतिरिक्त और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो एक जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? अगर आर्थिक विकास चाहिए, आर्थिक का मतलब है कि एक इंसान की जो आर्थिक विकास हो वो हो, तो स्पष्ट कीजिए कि ये क्यों जरूरी है। तो इसमें इनसे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है। अगर आपका आर्थिक विकास करना है तो आपको साक्षर होना बहुत जरूरी है। इससे आपको सही गलत का पता चलेगा, कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन सा गलत है। रोजगार का स्तर भी बढ़ेगा। ठीक है, नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर प्राप्त होगा। ठीक है, तो नई तकनीकें भी आएंगी, उनका भी प्रयोग आप कर पाओगे। जैसे कि अभी मोबाइल फोन ही ले लो फॉर एग्जांपल, तो आजकल के डेट में सारे चीजें फोन पे ही होते हैं। तो अगर आपको फोन टेक्नोलॉजी को हैंडल करना नहीं आएगा तो आप विकास की दौड़ में पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो ये आपका है। नेक्स्ट, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता भी बढ़ानी होगी। ठीक है, लोगों के प्रति जो एक उनकी अंदर एक जागरूकता, अवेयरनेस होना चाहिए कि हम लोग जो है स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहने के लिए कुछ जो तकनीक है उनका इस्तेमाल करें। फिर जो आपका जो क्या कहते हैं पर्यावरण को भी साफ रखे, ये सारा जो है बहुत जरूरी है। नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो नया नया इंडस्ट्री सेटअप होगा, है कि नहीं, उनके अंदर कुछ नई तकनीकें होंगी जिसके थ्रू वो लोग क्या कर सकेंगे, नए अपना आइडिया शेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। पहला शिशु मृत्यु दर, निवल उपस्थिति अनुपात और साक्षरता दर। तो पहला है शिशु मृत्यु दर। किसी वर्ष में शिशु मृत्यु दर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि 1000 जो है उसमें से कितने बच्चे 1 वर्ष की आयु तक जो भी बच्चे का डेथ हो गया उनका जो अनुपात है। शिशु मृत्यु दर विकास वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व
मरने वाले शिशु का अनुपात है। ठीक है, नेक्स्ट निवल उपस्थिति अनुपात में क्या कह रहा है, 6 से 10 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत, की जो 6 से 10 साल के बच्चे हैं उनमें से जो बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, और कह रहा है कि जाने वाले बच्चों की कुल जो संख्या है, कुल जो बच्चे हैं उससे उस आयु का जो आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ उनका प्रतिशत निकाला जाएगा कि टोटल कितने बच्चे हैं और उनमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका प्रतिशत निकाला जाएगा। तो यही है आपका निवल उपस्थिति अनुपात। ठीक है, थर्ड इज साक्षरता दर। तो साक्षरता दर क्या होता है, किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहां के कुल लोगों के जनसंख्या व पढ़े लिखे लोगों के अनुपात को कहा जाता है। ठीक है, अधिकांश यह प्रतिशत में दर्शाया जाता है ज्यादातर, परंतु कभी कभी इसे प्रति कोटि या फिर प्रति हजार पर भी दिखाया जाता है। तो वहां पे जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर से यही तात्पर्य है कि वहां के लोग कितने शिक्षित है, कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 6 नंबर में विकास की धारणीयता से क्या मतलब है। तो विकास की धारणीयता जल के उदाहरण की मदद से समझाए। तो देश या विश्व की विकास, जो देश है या फिर विश्व है उसकी विकास होता है और बल्कि भविष्य में भी भावी पीढ़ी के लिए स्तर बने रहे, मतलब कि जो ये दिन प्रतिदिन जो है इसमें विकास चलता रहे। धारणीयता का मतलब है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहे, ये खत्म ना हो जाए कि आज हुआ कल नहीं हुआ, तो ये विकास नहीं कहलाएगा। विकास में कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा और आने वाली पीढ़ी तक भी ये स्तर बना रहेगा। तो यहाँ एग्जाम्पल है जैसे कि भूमिगत जल एक प्राकृतिक संसाधन है या नवीकरणीय योग्य संसाधन है, इसका उपयोग सही प्रकार से करें जिससे भावी पीढ़ी उपयोग कर सकते हैं और जल की गुणवत्ता को नहीं घटने दे। जैसे कि हम लोग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जो जल का बारिश वाला जल है उसको संग्रहण कर सकते हैं, उसका पुनः प्रयोग भी कर सकते हैं आप छोटे मोटे काम में, जैसे आपके गार्डनिंग में वाटर देना हो, ये सारे काम में आप ला सकते हैं। तो ये आप करके आप क्या कर सकते हो, जल को बचा सकते हो ताकि आने वाले पीढ़ी भी जल का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर, एक विकासशील देश विकसित देश के साथ तुलना के लिए 2 आधारभूत मापदंड क्या होंगे। तो पहला राष्ट्रीय आय, कि अगर आप 2 देश है, एक विकसित देश है एक विकासशील देश है, तो उनका जब आप क्या करोगे, उनको जब आप उनके बीच में तुलना करोगे तो कैसे कर पाओगे, राष्ट्रीय आय देखोगे, प्रति व्यक्ति आय देखोगे और मानव विकास सूचकांक की कितना विकास हो रहा है। ठीक है, जन सुविधाओं का क्या अर्थ है, जन सुविधा से आप क्या समझते हैं, तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया। जन सुविधाएं वे सुविधाएं होती है जो मानव के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, जैसे कि राशन वितरण एक इसका एग्जाम्पल है। भारत में जन सुविधा का नाम लिखिए, तो भारत में कुछ जन सुविधाएं हैं जिनका नाम लिखने के लिए कह रहा है, जीवन विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये सुविधाएं और सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध की जाती है और इसमें कौन कौन सी आएंगे, जैसे रक्षा, अस्पताल, गली में लाइट, पुलिस, सरकारी विद्यालय, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, परिवहन, संक्रमण, बीमारी से बचाव। ये सारा कौन करेगा, सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने देश के लोगों के लिए ये सारी सुविधाएं वो प्राप्त कराएं। ठीक